नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश। स्वागत है आपका एजुकेशन के उद्यान एजू उद्यान में। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे। ऐसी रेवोल्यूशन जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में मोनार्की के खिलाफ माहौल बना दिया। क्योंकि रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, कोई भी रेवोल्यूशन के पीछे बहुत से रीज़न होते हैं। उन्हीं रीज़नों को जानने के लिए हम रेवोल्यूशन से पहले के फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे। जानेंगे कैसे लोग अपनी राइट्स के लिए अवेयर हुए, कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में कैसे उतार चढ़ाव आए। 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम के अंदर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक राज करते थे। जब रेवोल्यूशन हुआ उस समय बुरबोन फैमिली के लुई 16 का राज था। जब इनकी उम्र केवल 20 साल थी, ये फ्रांस के राजा बन गए थे और इनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई। जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने उस समय लंबे समय से चलती आ रही लड़ाइयों के कारण फ्रांस गवर्नमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए थे और पैसे खत्म होने के बावजूद लुई फैमिली ने अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए वर्साई राजमहल पर अत्यधिक खर्च किया। एक तो लड़ाई के कारण गवर्नमेंट के सारे पैसे खत्म हो गए थे, ऊपर से फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में अमेरिका की हेल्प की। इस हेल्प करवाने के चक्कर में 10 बिलियन लिवरे का और लोन ऐड हो गया, जो कि ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरे था। लिवरे उस समय की फ्रांस की करेंसी होती थी। अब जिन लोगों ने गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, अब वे लोग 10% इंटरेस्ट की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ गया। अब हमने वहाँ की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझा। अब रेवोल्यूशन के एक्चुअल रीज़न को जानने के लिए हमें वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा। 18th सेंचुरी यानी कि 1701 से 1800 तक किंग ने पूरे फ्रांस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। इसको स्टेट कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी, इसके अंदर चर्च के पुजारियों को रखा गया था। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, इसमें राजा और मंत्री के परिवार के लोगों को रखा गया था। और थर्ड स्टेट में रेस्ट ऑफ सिटीजन, इसके अंदर बाकी बचे हुए लोग जैसे कि किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, लॉयर, इनको रखा गया था। 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से थी। अब वहाँ पर 60% ज़मीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के कुछ अमीरों के पास थी और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जन्म से कुछ विशेष अधिकार थे। किसी तरह का टैक्स न देना उन अधिकारों में से एक अधिकार था। यानी टैक्स का बर्डन केवल थर्ड स्टेट के पास था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। चर्च इनसे टाइद नाम का टैक्स लेता था, जो कि इनकी इनकम का 10% था। ऊपर से किंग भी इनसे टाइल नाम का टैक्स लेता था। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स थे। इतना ही काफ़ी नहीं था तो किंग ने डेली यूज़ की चीज़ें जैसे कि नमक और तंबाकू पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया था। यानी कि कुल मिलाकर पूरे फ्रांस का फाइनेंशियल बर्डन केवल थर्ड स्टेट पे था। ऊपर से इन्हीं के ऊपर शोषण होता था। इनके पास कुछ विशेष अधिकार भी नहीं थे। इस सभी सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। अभी तक हमने वहाँ की फाइनेंशियल और सोशल स्ट्रक्चर को समझा। अभी तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी हम समझेंगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग अपनी राइट्स के लिए अवेयर हुए और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ क्या वहाँ पर। 1715 से 1789 तक आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों के बेसिक नीड्स जैसे कि पावरोटी वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना नहीं था कि लोगों की डिमांड पूरी हो जाए। ऊपर से सूखे और मौसम में बदलाव के कारण और कोविड जैसी एपिडेमिक के कारण वहाँ पर प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ा, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन ने पावरोटी को जमा करना स्टार्ट कर दिया और उसे मुँह मांगे दामों पर बेचने लगे, जिसकी वजह से गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर। गरीब यानी कि थर्ड स्टेट के लोग, इतना बुरा हाल हो गया था उनका कि वे बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस सिचुएशन से तंग आके कुछ लोगों ने किंग के खिलाफ विरोध करने की सोची, लेकिन सही एजुकेशन और सही पाथ न होने की वजह से उनको दबा दिया गया। इसी बीच थर्ड स्टेट से नई सोसाइटी का जन्म हुआ जिसे मिडिल क्लास बोला गया। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग और ट्रेडर थे। इनका विदेशों में बिजनेस था। ये लोग कुछ नए फिलोसफर के कॉन्टैक्ट में आए। जॉन लॉक ने अपनी बुक 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लोगों को 2 रूल दिए। पहला कि राजा को देवता मानना बंद करो और दूसरा उनसे उनकी सारी पावर्स एंड राइट्स खत्म करो। जिन जो क्रोक्शु ने
अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगों को समझाया जनता यानी कि नॉर्मल सिटीजन और उनके लीडर्स के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इसी बेस पर गवर्नमेंट चलनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में डिवीजन ऑफ पावर की बात की। उन्होंने इसके अंदर लोगों को समझाया कि पावर एक आदमी के पास न होके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच डिवाइड कर देनी चाहिए। अब ये पढ़े लिखे लोग थर्ड स्टेट के बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए पब्लिक प्लेस में बैठकर ऊंची आवाज में न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। अभी तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी तक हमने समझा है लोग कैसे अपनी राइट्स के लिए अवेयर हुए। अब हम जानेंगे ऐसी कौन सी चिंगारी पैदा हुई जिसने क्रांति की आग लगा दी। किंग ने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाने की सोची। उस समय टैक्स बढ़ाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए ही तीनों स्टेट की मीटिंग लेनी पड़ती थी और उस मीटिंग को स्टेट जर्नल मीटिंग कहा जाता था। अब फॉर्मेलिटी कैसे उसको समझते हैं। मीटिंग के अंदर तीनों स्टेट के पास एक एक वोटिंग राइट था, यानी कि फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकंड स्टेट के पास एक और थर्ड के पास एक। क्योंकि टैक्स केवल थर्ड स्टेट को देना पड़ता था तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग इकट्ठा हो जाते और मेजॉरिटी के कारण फैसला फर्स्ट और सेकंड स्टेट के हिसाब से होता था। लास्ट स्टेट जर्नल मीटिंग 1614 को हुई थी। अब किंग ने एक बार फिर टैक्स बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट जर्नल मीटिंग बुलाई। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड से 300 लोगों ने रिप्रेजेंट किया और थर्ड स्टेट से 600 लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब जो ये 600 लोग जो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वे पढ़े लिखे आदमी थे। ये मीटिंग के अंदर थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम्स और डिमांड की 40,000 एप्लीकेशन लेके गए थे। अब इनके माइंड में खुराफात चल रही थी। किंग पुराने तरीके से मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहता था, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हर एक आदमी को उनका वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन केवल पहले 3 वोट पर होते थे अब वही इलेक्शन 1200 वोट पर होंगे। जब किंग ने इस डिमांड को नहीं माना तो वे वहां से विरोध करते हुए चले गए। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग वर्साई राजमहल के अंदर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। क्योंकि 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से थी तो ये अब अपने आप को पूरा फ्रांस समझने लगे। इन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली, जब तक हम मोनार्की सिस्टम को ख़त्म नहीं कर देते हम शांत नहीं बैठेंगे। और मजे की बात यह थी कि इस नेशनल असेंबली को लीड करने वाले लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ही थे। मिराबियो एक नोबल फैमिली से थे, यानी कि सेकंड स्टेट से थे और इनका मानना था हमें किसी तरह के विशेष अधिकारों की जरूरत नहीं है। आबेसिये ये एक प्रीस्ट यानी कि फर्स्ट स्टेट से थे। अब जहां नेशनल असेंबली अपना लॉ बनाने में बिजी थी, वही दूसरी ओर भुखमरी और मौसम में बदलाव की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा था। उस समय घर की देखरेख का सारा काम केवल महिलाएं करती थी। परिवार के लिए पाव रोटी खरीदने की जिम्मेवारी भी महिलाओं की थी, लेकिन पाव की शॉर्टेज के कारण महिलाओं को घंटे घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था और फिर भी ये श्योरिटी नहीं थी कि पाव रोटी मिलेगी भी या नहीं। इस सिचुएशन के कारण महिलाओं ने गुस्से में आके तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी और दुकानों को लूटना स्टार्ट कर दिया। अब इस घटना के साथ साथ फ्रांस में अफवाह फैल गई कि लॉर्ड ऑफ मैनर यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को संभालने वाले लोग गुंडों को हायर कर रहे हैं जो कि किसानों की फसलें तबाह करेंगे। इस अफवाह के कारण किसान और मजदूर और भड़क गए और इन्होंने नोबल फैमिली के घर यानी कि शैटो पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। हाल इतना बुरा हो गया कि नोबल फैमिली को देश छोड़कर जाना पड़ा। 14 जुलाई 1789 को किंग ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए आर्मी डिप्लॉय करने का आदेश दिया, लेकिन एक और अफवाह फैल गई कि किंग ने सभी लोगों को मारने के आदेश दिए हैं। अब लोगों ने सेनाओं से लड़ाई करने के लिए हथियार की तलाश में उस समय की जेल बास्तिल के किले पर अटैक कर दिया। वहां के सभी गार्ड को मार दिया गया और उस समय जेल में केवल 7 कैदी कैद थे, उनको छुड़वा लिया गया और पूरे किले की एक एक ईंट को निकालकर मार्केट में बेच दी गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 4 अगस्त 1789 की रात को राजा ने लोगों के डर से नेशनल असेंबली को मंजूरी दे दी और चर्च से सारी पावर और राइट्स छीन लिए गए।
फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, चर्च से कम 20 अरब लिवरे की जमीन छीन ली गई। लगभग 2 साल बाद 1791 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस गवर्नमेंट की कमांड संभाल ली और अपना नया लॉ लेके आए जिसे नाम दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें गवर्नमेंट ने लोगों को बोलने का अधिकार, अपने ओपिनियन रखने का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार दिया और ये अधिकार उनको जन्म से ही मिल जाएंगे। नेशनल असेंबली ने सिटीजन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वे थे जिनको वोटिंग का राइट था और पैसिव सिटीजन वे थे जिनको वोटिंग का राइट नहीं था। पैसिव सिटीजन्स के अंदर 25 साल से नीचे सभी आदमी, सभी महिलाएं, चाहे वो 25 साल से नीचे हो या 25 साल से ऊपर, सभी महिलाएं, बच्चे और गरीब आदमियों को वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। अमीर और गरीब का डिफरेंस टैक्स से होता था। जो व्यक्ति 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स पे करता था उसको वोटिंग राइट्स था, बाकियों को वोटिंग राइट्स नहीं था। अब लोगों के पास फ्रीडम्स और राइट्स थे, मोनार्की भी खत्म हो रही थी, तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लुई 16 को मौत के घाट उतरना पड़ा? इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजू उद्यान में मिल जाएगी। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।